This Hindi dub video has been created solely for educational and informational purposes. All original rights and credits belong to the respective content creators. We do not claim ownership of the original material. The rightful copyright owner and wish to get in touch with us, please contact us via the details provided on our channel's About page. स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय बधाई हो 2014 के स्नातक वर्ग। मेलिंडा और मैं यहां आकर अति उत्साहित हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए स्टैनफोर्ड के दीक्षांत समारोह में बोलने का निमंत्रण एक रोमांचक अनुभव होगा, लेकिन हमारे लिए यह विशेष रूप से संतोषदायक है। स्टैनफोर्ड तेजी से हमारे परिवार का पसंदीदा विश्वविद्यालय बन रहा है और यह लंबे समय से माइक्रोसॉफ्ट और हमारे फाउंडेशन का पसंदीदा रहा है। हमारा सूत्र रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं पर सबसे स्मार्ट, सबसे रचनात्मक लोगों को काम पर लगाया जाए। हमें पता चला है कि उन विशेष लोगों में से एक असामान्य रूप से बड़ी संख्या इस समय स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रही है। यह आश्चर्यजनक तथ्य हाल ही में सामने आया है और काफी चर्चा का विषय बन गया है। हमारे यहाँ 30 से अधिक फाउंडेशन के शोध प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जब हम सबसे गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के बारे में और जानना चाहते हैं तो हम स्टैनफोर्ड के साथ काम करते हैं। जब हम अमेरिका में उच्च शिक्षा के बदलते परिदृश्य को समझना चाहते हैं ताकि अधिक कमाए वाले छात्रों को कॉलेज डिग्री मिल सके तो हम स्टैनफोर्ड के साथ काम करते हैं। ये वह स्थान है जहां प्रतिभा रहती है। यहाँ मन की एक लचीलापन है, बदलाव के लिए एक खुलापन, जो नया है उसके लिए एक उत्सुकता। यह वह जगह है जहां लोग भविष्य की खोज करने और इसमें मजा लेने आते हैं। अब कुछ लोग आप सभी को नर्ड कहते हैं और हमने सुना है कि आप इस लेबल को गर्व से अपनाते हैं। खैर, हम भी ऐसा ही सोचते हैं। मेरे सामान्य चश्मे वास्तव में इतने अलग नहीं हैं। इस परिसर में यहां इतनी सारी उल्लेखनीय चीजें हो रही हैं, लेकिन अगर मेलिंडा और मुझे एक शब्द में रखना होता कि हम स्टैनफोर्ड के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हैं तो वह है आशावाद। यहां एक संक्रामक भावना है कि नवाचार लगभग हर समस्या का समाधान कर सकता है। यही विश्वास था जिसने मुझे 1975 में बोस्टन के उपनगरों में एक कॉलेज छोड़कर अनंत अवकाश पर जाने के लिए प्रेरित किया। मैं मानता था कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का जादू हर जगह लोगों को सशक्त बनाएगा और दुनिया को बहुत बहुत बेहतर बनाएगा। तब से 40 साल और मेलिंडा और मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। हम दोनों अब पहले से कहीं ज्यादा आशावादी हैं, लेकिन हमारी यात्रा में हमारा आशावाद विकसित हुआ। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने क्या सीखा और आज आपसे बात करना चाहेंगे कि आपका और हमारा आशावाद अधिक लोगों के लिए अधिक कैसे कर सकता है। जब पॉल एलन और मैंने माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की, हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की शक्ति को लोगों तक पहुंचाना चाहते थे और यही वह प्रकार की बयानबाजी थी जिसका हमने उपयोग किया। इस क्षेत्र की अग्रणी पुस्तकों में से एक के कवर पर एक उठी हुई मुट्ठी थी और इसे कंप्यूटर लिब कहा जाता था। उस समय केवल बड़े व्यवसाय ही कंप्यूटर खरीद सकते थे। हम सामान्य लोगों को भी वही शक्ति प्रदान करना चाहते थे और कंप्यूटिंग को लोकतांत्रिक बनाना चाहते थे। 1990 के दशक तक हमने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर लोगों को कितनी गहराई से सशक्त बना सकते हैं, लेकिन उस सफलता ने एक नई दुविधा पैदा कर दी। अगर अमीर बच्चों को कंप्यूटर मिलते और गरीब बच्चों को नहीं, तो प्रौद्योगिकी असमानता को और बदतर बना देती। यह हमारे मूल विश्वास के विपरीत था कि प्रौद्योगिकी से सभी को लाभ होना चाहिए। इसलिए हमने डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए काम किया। मैंने इसे माइक्रोसॉफ्ट में प्राथमिकता दी और मेलिंडा और मैंने इसे अपने फाउंडेशन में एक प्रारंभिक प्राथमिकता बनाया। सार्वजनिक पुस्तकालयों को पर्सनल कंप्यूटर दान करके यह सुनिश्चित किया कि सभी की पहुंच हो। 1997 में जब मैंने दक्षिण अफ्रीका की अपनी पहली यात्रा की, तब डिजिटल विभाजन मेरा फोकस था। मैं वहां व्यापार के लिए गया था, इसलिए मेरा ज्यादातर समय जोहान्सबर्ग के डाउनटाउन की बैठकों में बीता। मैं दक्षिण अफ्रीका के सबसे अमीर परिवारों में से एक के घर में रहा। नेल्सन मंडेला के चुनाव के बाद रंगभेद का अंत हुए केवल 3 साल ही हुए थे। जब मैं अपने मेजबानों के साथ रात के खाने के लिए बैठा तो उन्होंने बटलर को बुलाने के लिए 1 घंटी का इस्तेमाल किया। रात के खाने के बाद महिलाएं और पुरुष अलग हो गए और पुरुषों ने सिगार पिए। मैंने सोचा, अच्छा है कि मैंने जेन ऑस्टेन पढ़ी है, वरना मुझे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। लेकिन अगले दिन मैं सोवेटो गया, जोहान्सबर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित गरीब टाउनशिप जो रंगभेद विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा था। शहर से टाउनशिप तक का रास्ता बहुत छोटा था, लेकिन वहां का प्रवेश अचानक झकझोर देने वाला और कठोर था। यह अनुभव किसी भी यात्री को हैरान कर सकता था। मैं एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गया जो बिल्कुल अलग थी, वह जहां से मैं आया था। सोवेटो की मेरी यात्रा मेरी नासमझी का एक शुरुआती सबक बन गई। माइक्रोसॉफ्ट वहां एक सामुदायिक केंद्र को कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर दान कर रहा था, वैसा ही जैसा हम संयुक्त राज्य अमेरिका में करते थे। लेकिन मुझे बहुत जल्दी यह स्पष्ट हो गया कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं था। मैंने गरीबी के आंकड़े देखे थे, लेकिन मैंने वास्तव में कभी गरीबी नहीं देखी थी।
वहां के लोग बिना बिजली, बिना पानी, बिना शौचालय के नालीदार टिन के झोपड़ों में रहते थे। अधिकतर लोगों ने जूते नहीं पहने थे, वे सड़कों पर नंगे पैर चलते थे। सिवाय इसके कि वहां कोई सड़कें नहीं थीं, बस कीचड़ में खड्डे थे। सामुदायिक केंद्र के पास बिजली का कोई निरंतर स्रोत नहीं था, इसलिए उन्होंने एक एक्सटेंशन तैयार किया था जो केंद्र से 200 फीट दूर बाहर डीजल जनरेटर तक जाता था। इस व्यवस्था को देखकर मुझे पता था कि जैसे ही पत्रकार वहां से जाएंगे, जनरेटर को किसी अधिक जरूरी काम के लिए हटा दिया जाएगा और सामुदायिक केंद्र के उपयोगकर्ता फिर से उन समस्याओं के बारे में चिंतित होंगे जिन्हें पर्सनल कंप्यूटर से हल नहीं किया जा सकता था। जब मैंने प्रेस को अपना तैयार भाषण दिया तो मैंने कहा, सोवेटो एक मील का पत्थर है। यह तय करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं कि क्या प्रौद्योगिकी विकासशील दुनिया को पीछे छोड़ देगी। यह अंतर को बंद करने के लिए है। लेकिन जब मैंने वे शब्द पढ़े तो मुझे पता था कि वे ज्यादा प्रासंगिक नहीं थे। जो मैंने नहीं कहा था वह था, वैसे हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस महाद्वीप पर हर साल मलेरिया से 5 लाख लोग मर रहे हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से आपके लिए कंप्यूटर लाएंगे। सोवेटो जाने से पहले मुझे लगता था कि मैं दुनिया की समस्याओं को समझता हूं, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से कई के प्रति अंधा था। मैं जो देख रहा था उससे इतना हैरान था कि मुझे खुद से पूछना पड़ा, क्या मुझे अभी भी विश्वास था कि नवाचार दुनिया की सबसे कठिन समस्याओं को हल कर सकता है। मैंने खुद से वादा किया कि अफ्रीका वापस आने से पहले मैं यह पता लगाऊंगा कि लोगों को गरीब क्या रखता है। वर्षों में मेलिंडा और मैंने गरीबों की दबाव वाली जरूरतों के बारे में अधिक जाना। दक्षिण अफ्रीका की एक बात की यात्रा पर मैंने एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के रोगियों के लिए एक अस्पताल का दौरा किया, एक ऐसी बीमारी जिसकी ठीक होने की दर 50% से कम है। मुझे वह अस्पताल निराशा की जगह के रूप में याद है। यह एक विशाल खुला वार्ड था जिसमें मरीजों का एक समुद्र पजामे में मास्क पहने इधर उधर घूम रहा था। बच्चों के लिए एक मंजिल थी जिसमें कुछ शिशु भी बिस्तर पर लेटे थे। आने के लिए पर्याप्त स्वस्थ बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल था सीखने के लिए, लेकिन कई बच्चे वहां नहीं पहुंच सके और अस्पताल को यह नहीं पता था कि स्कूल को खुला रखना फायदेमंद है या नहीं। मैंने वहां एक मरीज से बात की। वह अपने शुरुआती 30 के दशक में थी और एक टीबी अस्पताल में काम करती थी। जब उसे खांसी हुई तो वह डॉक्टर के पास गई और उसने उसे बताया कि उसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी है। बाद में उसे एड्स का निदान हुआ। वह ज्यादा दिन नहीं जीने वाली थी, लेकिन जब वह बिस्तर खाली करेगी तो कई एमडीआर मरीज उसके बिस्तर का इंतजार कर रहे थे। यह प्रतीक्षा सूची के साथ नरक था, लेकिन इस नरक को देखकर भी मेरा आशावाद कम नहीं हुआ, बल्कि इसे दिशा मिली। मैं कार में बैठा और जब वहां से निकला तो उस डॉक्टर से कहा जिसके साथ हम काम कर रहे थे, मुझे पता है कि एमडीआर टीबी का इलाज मुश्किल है, पर हमें इन लोगों के लिए कुछ करना होगा। और वास्तव में इस साल हम उन मरीजों के लिए नए टीबी ड्रग रेजिम के साथ चरण 3 में प्रवेश कर रहे हैं जो प्रतिक्रिया देते हैं। हमें यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि पिछले 18 महीनों में जहां 50% इलाज दर के लिए $2000 का खर्च आता था, वहीं अब हमारी नई पद्धति के कारण मात्र 6 महीनों के अंदर ही 80% इलाज दर हासिल कर रहे हैं, और यह भी सिर्फ $100 से भी कम खर्च में। यह चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो मरीजों के लिए न केवल अधिक प्रभावी है बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत किफायती साबित हो रही है। आशावाद को अक्सर झूठी उम्मीद के रूप में खारिज कर दिया जाता है, लेकिन झूठी निराशा भी होती है। यह वह रवैया है जो कहता है कि हम गरीबी और बीमारी को हरा नहीं सकते। हम बिल्कुल कर सकते हैं। बिल ने उस दिन मुझे फोन किया जब वह टीबी अस्पताल गए थे, और आमतौर पर अगर हम में से कोई विदेश यात्रा पर होता है तो हम अपने दिन के कार्यक्रम, मुलाकातों और जगहों के बारे में बात करते हैं। लेकिन यह कॉल अलग थी। बिल ने मुझसे कहा, मेलिंडा, मैं ऐसी जगह गया हूं जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। और फिर वह भावुक हो गए और आगे नहीं बोल पाए, और अंत में उन्होंने कहा, घर आकर तुम्हें और बताऊंगा। और मुझे पता था कि वह क्या महसूस कर रहे थे, क्योंकि जब आप लोगों को इतनी कम उम्मीद के साथ देखते हैं तो यह आपका दिल तोड़ देता है। लेकिन अगर आप सबसे ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको सबसे बुरा देखना होगा। और मेरे भी ऐसे दिन रहे हैं। लगभग 10 साल पहले मैं दोस्तों के एक समूह के साथ भारत गई थी, और वहां के आखिरी दिन मेरी मुलाकात एक समूह वेश्याओं से हुई, और मुझे आशा थी कि मैं उनसे एड्स के खतरे के बारे में बात करूंगी जिसका वे सामना कर रही थीं। लेकिन वे मुझसे कलंक के बारे में बात करना चाहती थीं। इनमें से कई महिलाओं को उनके पतियों ने छोड़ दिया था, इसीलिए वे वेश्यावृत्ति में आईं। वे अपने बच्चों को खिलाने में सक्षम होना चाहती थीं। वे समाज की नजरों में इतनी नीची थीं कि कोई भी उन्हें बलात्कार कर सकता था, लूट सकता था और पीट सकता था। यहां तक कि पुलिस अधिकारियों को भी इस मामले की कोई परवाह नहीं थी। उनके जीवन के बारे में उनसे बात करना मेरे लिए बहुत ही मार्मिक था। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा याद है कि वे कितना स्पर्श चाहते थे। वे मुझे छूना चाहते थे और मैं उन्हें छूना चाहता था। ऐसा लगता था जैसे शारीरिक संपर्क किसी तरह उनके मूल्य को साबित करता था, और इसलिए जाने से पहले हमने हाथों में हाथ डालकर, बाहों को जोड़कर एक साथ एक फोटो खिंचवाई। उसी दिन बाद में मैंने भारत में मरणासन्न लोगों के लिए एक आश्रम में कुछ समय बिताया। मैं एक बड़े हॉल में गई और मैंने कतारों में खाटें देखीं, और हर खाट की देखभाल की जा रही थी सिवाय एक के जो कोने में दूर थी, और इसलिए मैंने वहां जाने का फैसला किया। इस कमरे में जो मरीज थी वह 30 साल की एक महिला थी, और मुझे उसकी आंखें याद हैं। उसकी बड़ी बड़ी भूरी दुख भरी आंखें थीं। वह बहुत दुबली पतली थी और मौत के कगार पर थी। उसकी आंखें कुछ भी रोक नहीं पा रही थीं। इसलिए कार्यकर्ताओं ने उसके बिस्तर के नीचे एक पैन रखा और बिस्तर में नीचे छेद कर दिया, और उसके अंदर की हर चीज बस उस पैन में उंडेल रही थी।
और मैं बता सकती थी कि उसे एड्स था, उसके दिखने के तरीके से और इस तथ्य से कि वह इस कोने में अकेली थी। एड्स का कलंक बहुत क्रूर और दर्दनाक है, खासकर महिलाओं के लिए जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। समाज में यह कलंक उन्हें अतिरिक्त मानसिक पीड़ा देता है और सजा है त्याग। जब मैं उसकी खाट पर पहुंची, मुझे अचानक पूरी तरह से असहाय महसूस हुआ। मेरे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं था जो मैं इस महिला को दे सकती थी। मैं जानती थी कि उसे बचा नहीं सकती, पर नहीं चाहती थी कि वह अकेली हो। तो मैं उसके साथ घुटनों के बल बैठी और हाथ बढ़ाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और छोड़ नहीं रही थी, और मैं उसकी भाषा नहीं बोलती थी और सोच नहीं पा रही थी कि उससे क्या कहना चाहिए। और अंत में मैंने उससे बस कहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये तुम्हारी गलती नहीं है। और जब मैं कुछ समय से उसके साथ थी तो वह छत की ओर इशारा करने लगी। वह स्पष्ट रूप से ऊपर जाना चाहती थी और मुझे एहसास हुआ कि सूरज डूब रहा था और वह छत पर जाकर सूर्यास्त देखना चाहती थी। तो मरणासन्न लोगों के इस आश्रम में कार्यकर्ता बहुत व्यस्त थे और मैंने उनसे कहा, क्या हम उसे छत पर ले जा सकते हैं? और उन्होंने कहा, नहीं, हमें दवाइयां बांटनी हैं। तो मैंने इसके होने का इंतजार किया। मैंने एक और कार्यकर्ता से पूछा और उन्होंने कहा, नहीं, हम बहुत व्यस्त हैं, उसे वहां नहीं ले जा सकते। और अंत में मैंने बस इस महिला को अपनी बाहों में उठा लिया। वह हड्डियों पर सिर्फ त्वचा से ज्यादा कुछ नहीं थी, और मैं उसे छत पर ले गई और मैंने उन प्लास्टिक की कुर्सियों में से एक ढूंढ ली जो हल्की हवा में उड़ जाती हैं। मैंने उसे वहां बिठाया, उसके पैरों पर एक कंबल डाल दिया और वह पश्चिम की ओर मुंह करके बैठी सूर्यास्त देख रही थी। कार्यकर्ताओं को पता था, मैंने सुनिश्चित किया कि उन्हें पता हो वह वहां ऊपर है, ताकि वे उसे उस शाम को सूरज डूबने के बाद नीचे ले आएं। और फिर मुझे जाना पड़ा, लेकिन वह कभी नहीं गई, मुझे छोड़ दिया। मैं इस महिला की मृत्यु के सामने पूरी तरह से और बिल्कुल अपर्याप्त महसूस कर रही थी। लेकिन कभी कभी वे लोग जिनकी आप मदद नहीं कर सकते, वही आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करते हैं। मुझे पता था कि वे सेक्स वर्कर्स जिनसे मैं सुबह मिली थी वही महिला हो सकती थीं जिन्हें मैंने उस शाम सीढ़ियों से ऊपर उठाया था, जब तक हम उस कलंक को चुनौती देने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते जो उनके जीवन पर छाया हुआ था। पिछले 10 वर्षों में हमारे फाउंडेशन ने सेक्स वर्कर्स को सपोर्ट ग्रुप बनाने में मदद की है, ताकि वे एक दूसरे को सशक्त बना सकें और अपने ग्राहकों से सुरक्षित यौन संबंध और कंडोम उपयोग की मांग कर सकें। उनके साहसिक प्रयासों ने सेक्स वर्कर्स के बीच HIV के प्रसार को कम रखने में मदद की है, और कई अध्ययन बताते हैं कि यही बड़ा कारण है कि भारत में एड्स महामारी विस्फोट नहीं हुई है। जब ये सेक्स वर्कर्स एड्स संचरण को रोकने में मदद करने के लिए एकत्र हुई तो कुछ अप्रत्याशित और अद्भुत हुआ। उनके द्वारा निर्मित समुदाय सब कुछ के लिए एक मंच बन गया। पुलिस और अन्य लोग जो उनका बलात्कार और लूट करते थे, अब ऐसा नहीं कर पाते थे। महिलाओं ने एक दूसरे की बचत को बढ़ावा देने के लिए प्रणालियां बनाई, और इन बचतों से वे सेक्स वर्क छोड़ने में सफल हुई। ये सब उन लोगों द्वारा किया गया था जिन्हें हमारा समाज सबसे निचले स्तर का मानता था और जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता था। मेरे लिए आशावाद यह निष्क्रिय अपेक्षा नहीं है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। मेरे लिए यह एक विश्वास और आस्था है कि हम चीजों को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए चाहे हम कितना भी दुख देखें, चाहे वह कितना भी बुरा हो, हम लोगों की मदद कर सकते हैं अगर हम उम्मीद नहीं खोते और अगर हम नजर नहीं फेरते। मेलिंडा और मैंने कुछ विनाशकारी दृश्यों का वर्णन किया है, लेकिन हम आशावाद की शक्ति के लिए जितना मजबूत मामला बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं। यहां तक कि भयानक स्थितियों में भी आशावाद नवाचार को बढ़ावा देता है और नए दृष्टिकोण की ओर ले जाता है जो पीड़ा को समाप्त करते हैं। पर अगर आप पीड़ितों को कभी नहीं देखते तो आपका आशावाद उनकी मदद नहीं कर सकता। आप कभी भी उनकी दुनिया नहीं बदल पाएंगे। और यह मुझे उस विरोधाभास की ओर लाता है जो मैं देखता हूं। आधुनिक दुनिया नवाचार का एक अविश्वसनीय स्रोत है और स्टैनफोर्ड उसके केंद्र में खड़ा है। नई कंपनियों का निर्माण, विचारों के नए स्कूल, पुरस्कार विजेता प्रोफेसर, प्रेरित कला और साहित्य, चमत्कारिक दवाएं और अद्भुत स्नातक। चाहे आप एक नई खोज के साथ एक वैज्ञानिक हों या सबसे हाशिए पर रहने वालों की जरूरतों को समझने के लिए मोर्चे पर काम कर रहे हों, आप मानव जाति के लिए एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें अद्भुत सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों से पूछें क्या भविष्य अतीत से बेहतर होगा, अधिकांश कहते हैं नहीं, मेरे बच्चे मुझसे बदतर स्थिति में होंगे। वे सोचते हैं कि नवाचार उनके या उनके बच्चों के लिए दुनिया को बेहतर नहीं बनाएगा। तो कौन सही है? वे लोग जो कहते हैं कि नवाचार नई संभावनाएं पैदा करेगा और दुनिया को बेहतर बनाएगा, या वे लोग जो असमानता की ओर रुझान और अवसर में कमी देखते हैं और नहीं सोचते कि नवाचार इसे बदल देगा? मेरी राय में निराशावादी गलत हैं, लेकिन वे पागल नहीं हैं। अगर नवाचार पूरी तरह से बाजार संचालित है और हम बड़ी असमानताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, तो हमारे पास ऐसी अद्भुत प्रगति और आविष्कार हो सकते हैं जो दुनिया को और भी अधिक विभाजित कर दें। हम सार्वजनिक स्कूलों में सुधार नहीं करेंगे, हम मलेरिया का इलाज नहीं कर पाएंगे, हम गरीबी को समाप्त नहीं करेंगे, हम उन नवाचारों को विकसित नहीं करेंगे जिनकी गरीब किसानों को बदलते जलवायु में भोजन उगाने के लिए आवश्यकता है। अगर हमारा आशावाद उन समस्याओं को संबोधित नहीं करता जो हमारे इतने सारे साथी मनुष्यों को प्रभावित करती हैं, तो हमारे आशावाद को अधिक सहानुभूति की आवश्यकता है। अगर सहानुभूति हमारे आशावाद को निर्देशित करती है, तो हम गरीबी और बीमारी और खराब स्कूलों को देखेंगे।
हम अपने नवाचारों के साथ जवाब देंगे और हम निराशावादियों को आश्चर्यचकित करेंगे। अगली पीढ़ी के दौरान आप स्टैनफोर्ड स्नातक नवाचार की एक नई लहर का नेतृत्व करेंगे। आप किन समस्याओं को हल करने का फैसला करेंगे? अगर आपकी दुनिया विशाल है तो आप वो भविष्य बना सकते हैं जो हम सब चाहते हैं। अगर आपकी दुनिया संकीर्ण है तो आप वह भविष्य बना सकते हैं जिससे निराशावादी डरते हैं। मैंने सोवेटो में सीखा कि अगर हमारा आशावाद हर किसी के लिए मायने रखे और हर जगह लोगों को सशक्त बनाए तो हमें सबसे जरूरतमंद लोगों के जीवन पर ध्यान देना होगा। अगर हमारे पास सहानुभूति के बिना आशावाद है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम विज्ञान के रहस्यों पर कितनी महारत हासिल करें। हम वास्तव में समस्याओं को हल नहीं कर रहे, बस पहेलियों पर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप में से ज्यादातर के पास आपकी उम्र में मेरे नजरिए से व्यापक दुनिया का नजरिया है। आप इसमें मुझसे बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अपना दिल और दिमाग लगाते हैं तो निराशावादियों को आश्चर्यचकित कर सकते हैं। हम इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। तो अपने दिल को टूटने दें। ये आपके आशावाद के साथ आप क्या करते हैं उसे बदल देगा। दक्षिण एशिया की यात्रा पर मैं एक बहुत गरीब भारतीय महिला से मिली। उसके 2 बच्चे थे और उसने मुझसे विनती की कि मैं उन्हें अपने घर ले जाऊं। और जब मैंने उससे माफी मांगी तो उसने कहा, ठीक है, कृपया उनमें से बस एक ले लीजिए। दक्षिण लॉस एंजल्स की एक यात्रा पर मैं एक कठिन इलाके के छात्रों से मिली और एक युवा लड़की ने मुझसे कहा, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि हम वे बच्चे हैं जिनके माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और हम बस बचे खुचे हैं? इन महिलाओं ने मेरा दिल तोड़ दिया और वे अभी भी ऐसा करते हैं। और यह सहानुभूति और भी गहरी हो जाती है अगर मैं खुद से मान लूं कि वह मैं भी हो सकती थी। जब मैं अपनी यात्राओं के दौरान जिन माताओं से बात करती हूं, हमारे बच्चों के लिए जो हम चाहते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यह है कि हम इसे अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो वह अंतर किस कारण है? बिल और मैं अपने बच्चों के साथ डिनर टेबल पर इस बारे में बात करते हैं। बिल ने अविश्वसनीय मेहनत की, जोखिम उठाए और सफलता के लिए त्याग किए। लेकिन सफलता का एक और आवश्यक घटक है और यही है भाग्य, पूर्ण और संपूर्ण किस्मत। आप कब पैदा हुए? आपके माता पिता कौन हैं? आप कहां बड़े हुए? हम में से किसी ने भी इन चीजों को अर्जित नहीं किया। ये चीजें हमें दी गई थीं। तो जब हम अपने सभी भाग्य और विशेषाधिकारों को अलग कर देते हैं और हम विचार करते हैं कि उनके बिना हम कहां होते, तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो गरीब है और कहना कि वह मैं हो सकता था बहुत आसान हो जाता है। और यही सहानुभूति है। सहानुभूति बाधाओं को तोड़ती है और आशावाद के लिए नए क्षितिज खोलती है। तो यहां आप सभी के लिए हमारी अपील है, जैसे ही आप स्टैनफोर्ड छोड़ते हैं, अपनी सारी प्रतिभा और अपना आशावाद और अपनी सहानुभूति लें और जाकर दुनिया को ऐसे तरीकों से बदलें जो लाखों लोगों को आशावादी बनाएंगे। आपको जल्दी करने की जरूरत नहीं। आपको करियर शुरू करना है, कर्ज चुकाना है, जीवन साथी से मिलना और शादी करनी है। अभी के लिए यह काफी है, लेकिन अपने जीवन के दौरान शायद बिना किसी योजना के कुछ हो सकता है। आप ऐसा दुख देखेंगे जो आपका दिल तोड़ देगा। और जब ऐसा होता है तो उससे मुंह मत मोड़िए। यही वह क्षण है जो सब कुछ बदल देता है। जन्म हुआ है। 2014 के बैच को बधाई और शुभकामनाएं।